तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग 2018 के क्वेश्चन बैंक के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 13 तक और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से डील किया था। अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। देखिए 2018 का जो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्यूशन था और जो पार्ट 2 वीडियो था, उस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 24 हमने लिखा था, लेकिन ना हमारी गलती की वजह से 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमने आप लोगों को मिस्टेक से, मतलब वो मिस्टेक हो गया था हमसे, तो गलत बता दिया था हमने। तो उसके ऊपर एक लाइव वीडियो भी हमने बनाया था, माफ करना वाला, और उसमें थंबनेल तो लगाया नहीं, केवल फेस दिखेगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। और तो उसके लिए ही, मतलब 24 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लाइव गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं। और सुनिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है ना, केन शुगर एटॉमिक वेट इतना, मतलब मोलिकुलर वेट इतना 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक है, तो X का अणुभार क्या होगा। तो ये ना 2012 का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 2012 का 2 नंबर क्वेश्चन है, आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और उसको ना हमने अच्छे से बिल्कुल सॉल्यूशन भी उसका दिया है और उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 68.4%, यानी 68.4%। ये सही जवाब है। तो आप पूरा फुल डिटेल अगर वीडियो देखना चाहते हैं इसका, तो आप 2012 का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है तो फिर बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। अच्छा देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ऐसे भी कह सकते हो, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है तो आपको ये प्रोडक्ट मिला है। 2 हाइड्रोजन इसमें से निकले हैं, आप चेक कर सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुए हैं। और कह रहा है कि E0 इज इक्वल टू 1.30530 वोल्ट। तो pH2 पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होगा। तो सुनिए काफी आसान है, और आप इसको ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी 1.36 वोल्ट। तो इसका ये सही जवाब होगा। और चलिए हम अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तथा प्राप्त प्रतिकूल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक है। प्राइमरी एमीन होगा कि सेकेंडरी कि टर्सरी कि सभी। सुनिए पहली बात यह कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो हिंसबर्ग रिएजेंट भी कह सकते हैं, या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और NaOH के कॉम्बिनेशन को भी हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है, जिसकी बात अभी जस्ट हम करेंगे। तो ये कभी भी ना टर्शियरी एमीन से रिएक्शन नहीं करता है। मतलब ये है कि ये तो ऑप्शन गलत हो गया, सभी का ऑप्शन भी तब गलत हो गया। तो अब 2 की बात करते हैं। मतलब ये कभी भी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता, तो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास। तो ये है प्राइमरी एमीन, ये है सेकेंडरी एमीन। जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप वो सेकेंडरी, जिसमें 1 अल्काइल ग्रुप वो प्राइमरी। तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी की बात करें तो ये है भाई मेरा प्राइमरी एमीन, जिसको अल्केनामाइन कह सकते हैं या अल्काइल एमीन कह सकते हैं। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ऐसे लिख देते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5 ऐसे लिख दिए हैं। SO
2Cl। इसको आप बनाना चाहें तो ऐसे जनरली बनाएंगे, बेंजीन रिंग दिखा करके ऐसे बना सकते हैं। तो यही हम इधर बनाए हैं। तो कहता है कि जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करने के बाद जरा चेक करिए, यहां का एसिडिक हाइड्रोजन यहां का क्लोरीन लेकर के -HCl होकर के बाहर निकल जाता है, यहां अब फिर NH बच जाता है और फिर SO2 आकर के यहां जोड़ता है। तो क्या कहिएगा, RNH और फिर SO2 आकर के जुड़ेगा तो कहिएगा SO2 और फिर क्या बनेगा, यहां बनेगा H5C6। यही बनेगा आपका। अब कहता है कि सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तथा प्राप्त प्रतिकूल जलीय NaOH में घुल जाता है। तथा प्राप्त प्रतिकूल जलीय NaOH में मतलब कि एक दूसरे के साथ ये प्रतिकूल स्थिति में NaOH के साथ घुलता है। तो याद रखिएगा कि प्राइमरी एमीन जो है, ये जो प्राइमरी एमीन है, ये हमेशा कास्टिक सोडा में यानी कि NaOH में घुल जाता है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चेक करते हैं। हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बिल्कुल। तो जरा सुनिए, ये ना कास्टिक सोडा जो है प्राइमरी एमीन में घुलनशील होता है, तो ये ना आपस में रिएक्शन करता है। जैसे ये आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जरा देखिए। जैसे आपस में रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके क्या बनाता है, देखिए जरा। यहां से NaOH का OH पार्ट OH- और फिर ये Na+, यहां का एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है यहां से फिर से एक H+ के फॉर्म में। तो जैसे H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है तो H+ OH- फिर H2O का फॉर्मेशन करते हैं और फिर सोडियम आकर के यहां जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा, Rn और फिर उसके बाद नीचे की तरफ लिख देते Na, फिर SO2 और फिर H5C6। ये आपका कंपाउंड तैयार हो जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसीलिए नोमेनक्लेचर करना थोड़ा सा मुश्किल भी है। देखिए यहां सल्फोनाइल क्लोराइड है, सोडियम है, फिर अल्काइल है, तो N अल्काइल और फिर सोडा बेंजीन सल्फोनाइल कह सकते हैं। N अल्काइल सोडा बेंजीन सल्फोनाइल कह सकते हैं। अब जरा सुनिए, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, मतलब NaOH से रिएक्शन कौन कर रहा है, प्राइमरी एमीन। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में जरा चेक करिए कि ये है सेकेंडरी, ठीक है, और ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से इसने रिएक्शन करना शुरू किया, ठीक है। जैसा पहले स्टेप में रिएक्शन हुआ है वैसे स्टेप में रिएक्शन होता है। देखिए ये Cl ये H फिर बाहर निकलता है और फिर क्या बनता है, R, तो R और फिर बनाता है नाइट्रोजन और फिर SO2 और फिर ये बेंजीन रिंग। अब जरा देखिए, ये तो सेकेंडरी एमीन है, मतलब ये प्राइमरी एमीन और ये क्या है, सेकेंडरी एमीन। बात समझ गए? अच्छा, इसने रिएक्शन किया, HCl बाहर निकला, -HCl इधर कर देते हैं। अच्छा, ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक। N, डाई अल्काइल है ना, बेंजीन सल्फोनाइल या सल्फोनामाइड भी कह सकते हैं, सॉरी क्या बोल सकते हैं, सल्फोनाइल एमीन कह सकते हैं। अब जरा सुनिए, तो जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है तो कहता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में जलीय NaOH में घुलता है। तो जरा सुनिए, जैसे ही जलीय NaOH में, मतलब NaOH एक्वस में जैसे घुलते हैं, यहाँ एक्वस नहीं लिए, आप एक्वस लिख लीजिएगा। तो यहाँ एक्वस जैसे लेते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती है, कहता है नो रिएक्शन। क्या कहता है, नो रिएक्शन। जब नो रिएक्शन यानी कि कोई रिएक्शन ही नहीं होती तो भाई इसका मतलब ये है कि ये सेकेंडरी एमीन NaOH में यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में यानी कास्टिक सोडा में घुलता नहीं है। जब घुलता नहीं है इसका मतलब रिएक्शन नहीं होती है। जब रिएक्शन नहीं होती है तो आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। और ये NaOH में अगर नहीं घुलती है तो फिर किस में घुलती है, तो ये KOH में घुलती है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुलती है। तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हुआ, सी भी गलत हुआ, बी भी गलत हुआ, तो बच्चा कौन, ए। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि प्राइमरी एमीन। बात क्लियर हो गई?
तो चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक यौगिक जलांशन के पश्चात प्राइमरी एमीन देता है। जलांशन का मतलब हाइड्रोलिसिस यानी जल से रिएक्शन। जरा सुनिए, और ऑप्शन कह रहा है एलिनाइड, एमाइड, साइनाइड, नॉन। सबसे पहले एलिनाइड ऑप्शन दिया है, इसको चेक कर लेते हैं। आपका प्रोडक्ट क्या प्राप्त होना चाहिए? प्राइमरी एमीन। रिएक्शन किससे होना चाहिए? जलांशन यानी कि जल के अंश से यानी जल से। तो एलिनाइड सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये एलिनाइड क्या है। तो देखिए जरा, ये है आपका एलिनाइड। एलिनाइड जैसे ही जल से रिएक्शन करता है तो जल से रिएक्शन करने के बाद ये क्या करते हैं, 2 मोल बना देते हैं। ताकि जरा चेक करिए, ये है आपका अल्काइल ग्रुप, ये कार्बोनिल, ये भी अल्काइल ग्रुप। ये दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो इनको अलग अलग भी मान सकते हो या जनरल सेम भी छोड़ सकते हो। ये है आपका। अब देखिए नाइट्रोजन एटम से अल्काइल ग्रुप यहां भी जुड़ा है। तो जैसी हाइड्रोलिसिस होती है तो इसमें H2O 2 बार है। तो H2O 2 बार है तो इसको अगर तोड़ेंगे तो H प्लस 2 बार में और OH माइनस 2 बार में टूटेगा। OH माइनस 2 बार में टूटेगा। अब देखिए, अगर H2O को हमने तोड़ा और इतना लिखा तो OH क्या करते हैं, जैसे ही यहां से ये बॉन्ड क्लेवेज होता है और फिर ये बॉन्ड क्लेवेज होता है। पूरा मैकेनिज्म की बात हम नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो मैकेनिज्म की बात क्यों करें। हमारा कैसे भी रिएक्शन करा करके आंसर आना चाहिए, ठीक। तो जरा सुनिए, अल्काइल ग्रुप से कार्बोनिल ग्रुप जो जुड़ा है इससे आकर के एक OH आकर के जुड़ जाता है। तो सबसे पहले क्या बनता है? बनता है R C डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि इसको कहते हैं कार्बोजाइलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद क्या होता है, यहां का वाला ये पार्ट टूट गया, इसमें का OH एक आकर के यहां जुड़ा। तो अब OH एक जुड़ा, तो अब जरा चेक करिए अब क्या बच रहा है। ये वाला पार्ट टूट करके बाहर, तो बेंजीन रिंग अलग, बेंजीन रिंग अलग, और बेंजीन रिंग अलग हुआ तो एक हाइड्रोजन आकर के यहां जुड़ जाता है। एक हाइड्रोजन आकर के यहां जुड़ गया। बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए, उसके बाद फिर रिएक्शन देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन को ना बैलेंस करिएगा। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, बैलेंस हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर उसके चक्कर में नहीं रहना है। नहीं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जल्दी बैलेंस नहीं होते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो और नहीं होंगे, तो इसलिए छोड़ दीजिएगा अगर बैलेंस नहीं हो तो देखिए RNH बच रहा है, तो ये R और फिर NH2 यानी कि प्राइमरी एमीन बन गया। क्या बन गया? प्राइमरी एमीन बन गया। ये क्या है? आपका बेंजीन बन गया है। तो जरा सुनिए, जैसे ही एलिनाइड का, ये क्या है आपका? एलिनाइड। जैसे ही एलिनाइड का आपने जलांशन किया तो जलांशन करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बना, बेंजीन बना और प्राइमरी एमीन बना। आपके सवाल में कह क्या रहा है? कह रहा है जलांशन के पश्चात प्राइमरी एमीन देता है। तो इसका मतलब यह है कि एलिनाइड जो है ये आपका प्राइमरी एमीन देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एमाइड की रिएक्शन अगर कराई जाए, ये दूसरा रिएक्शन, अगर ये एमाइड है और एमाइड की रिएक्शन मतलब एमाइड का जलांशन किया जाए, तो जलांशन अगर करेंगे तो जरा चेक करिए OH पार्ट कहां जाकर के जुड़ेगा? कहीं नहीं जुड़ेगा। समझ गए? तो ये नो रिएक्शन, ये नो रिएक्शन, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। साइनाइड की रिएक्शन कहां करिएगा? ये RCN है, जरा चेक करिए। RCN का रिएक्शन H2O से अगर करिएगा, हाइड्रोलिसिस करिएगा, तो हाइड्रोलिसिस करिएगा तो इधर देखिए OH पार्ट अगर मान के चलिए OH पार्ट यहां भी जोड़ते हैं, OH अगर यहां भी जोड़ते हैं और हाइड्रोजन एक यहां ले आकर के जोड़ते हैं तो फिर ना एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। तो जब एमाइड बन जाएगा तो फिर आपसे मान के चलिए एमाइड हमने लिख दिया, तो एमाइड बन जाएगा और आपसे पूछ रहा है प्राइमरी एमीन, तो इसलिए ऑप्शन
पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एलिनाइड जो है वो प्राइमरी एमीन दे रहा है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। समझ गए? तो चलिए लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और जान लग रहा है इसमें, समझ ही रहे होंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट सवाल 28 नंबर, और कॉपी पेन लेकर के बैठे या नहीं बैठे हैं कमेंट करिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पूरा वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं और उसके साथ साथ कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठते, नोट्स भी नहीं बनाते, ऐसे ही सोचते हैं कि काम हो जाएगा। तो ऐसे काम होने वाला नहीं है भाई। हम तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं। जरा सुनिए, कहता है कि ये है अल्किनोइल क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, और किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब रिएक्शन कर रहा है तो अल्डिहाइड बन रहा है। तो जब अल्डिहाइड बन रहा है तो बताइए कि यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, यह रिएक्शन क्या कहलाती है? स्टीफन रिएक्शन कहलाती है कि कैनिज़ारो रिएक्शन, कि रोजेनमंड रिडक्शन, कि हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या कहलाती है? और एक बात बताइए, हिंसबर्ग रिएजेंट अभी हमने बोला था, कितने नंबर क्वेश्चन में था? इससे पहले 26 नंबर क्वेश्चन में हिंसबर्ग रिएजेंट हमने थोड़ी बात की थी। तो हिंसबर्ग रिएजेंट को ना पहले बता देते हैं। देखिए, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, बेंजीन C6H5SO2Cl, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और कास्टिक सोडा NaOH के मिश्रण को हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है। यह हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। तो इतना बात आप क्लियर कर ले, पहले ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब कह रहा है कि ये देखिए भाई, ये है आपका रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है, पैलेडियम या बेरियम सल्फेट एज ए कैटलिस्ट। आपने इसको हीट किया तो जरा चेक करिए, X और H माइनस HX या प्लस HX, जैसे उधर क्वेश्चन में लिखा है, कर ले। H आकर के यहां जुड़ता है, बनता है अल्डिहाइड। क्या बनता है आपका? अल्डिहाइड। और आप माइनस HX इधर लिख दिए हैं तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है, जो कार्बोनाइल हैलाइड का जब रिडक्शन हो रहा है, वो भी पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो ये जो रिडक्शन होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि रोजेनमंड रिडक्शन। कार्बोनाइल हैलाइड का रिडक्शन करिएगा तो रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हीट करिएगा, अल्डिहाइड प्राप्त होगा, और इसी को रोजेनमंड रिडक्शन कहा जाता है। तो ये आपका क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। हमने थोड़ा नंबरिंग सही से लिखा नहीं इसमें, ए और ये बी और ये सी और ये डी, तो इसलिए इसको बी नहीं समझेंगे, ये सी है, रोजेनमंड रिडक्शन। चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। अब है बीसीसी यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत, यानी कि आपसे वॉइड का परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वॉइड होता है बीसीसी में। तो जरा सुनिए, सबसे पहले ना आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपको हम बता देते हैं डायरेक्ट कि बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, हम बताते हैं आपको। देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर ये बीसीसी यूनिट सेल है, जरा चेक करिए, अगर ये बीसीसी यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर पर एटम होते हैं और उसके साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में, ठीक है, तो अगर बीसीसी यूनिट सेल है तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, जो इसमें एटम या आयंस मौजूद होते हैं, ये ना लगभग, अगर ये बीसीसी है तो 68% तक होता है। मतलब 68% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। कितनी प्रतिशत? 68%। माने एटम या आयन ना 68% हिस्से को भर देता है।
अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बीसीसी के बाद होता है एससीसी यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, अच्छा सिंपल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहां बना देते हैं, यहां एक बिल्कुल छोटा बना देते हैं, यहां ऐसे। एससीसी में केवल और केवल कॉर्नर पर एटम होते हैं, तो इसलिए हमने कॉर्नर पर एटम बना दिए, और एटम लगभग 52% हिस्से को ढक लेते हैं, मतलब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52% तक होती है। अच्छा, इसके बाद होती है एफसीसी। तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी बनाने से पहले थोड़ा ना इनका डायग्राम बना लेते हैं, जरा चेक करिए। ये है आपका एफसीसी। तो एफसीसी में एटम कॉर्नर पर होते हैं और कॉर्नर के साथ हर फेस पर होते हैं। तो हर फेस का मतलब एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो कितने हो गए, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 5 हो गए। तो एक ऊपर एक नीचे, तो ये एक यहां बना देते हैं, ये 6 फेस पर 6 होते हैं। तो एफसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ये ना 74% होती है। कितनी प्रतिशत? 74%। मतलब यह फिर से रिपीट करते हैं कि इसमें एटम 68% तक इसको भर देता है। माने एक घर है अगर, तो वो अगर 68% तक उसका हिस्सा भरा है तो समझिएगा कि वह बीसीसी यूनिट सेल है। घर भी एक ना क्यूबिक यूनिट सेल ही होता है अगर वह रेक्टेंगुलर हो तो, मतलब कि रेक्टेंगुलर नहीं कर सकते क्यूब हो तो, ठीक। अच्छा, एससीसी मतलब एक घर है अगर वह 52% तक भरा है, इसका मतलब वह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। और अगर एक घर है जो 74% तक भरा है, इसका मतलब वह एफसीसी है। तो अब जरा सुनिए, ये तो भर गया है, अब पूछ रहे हैं खाली कितना है, माने खाली जगह, मुक्त खाली जगह कितना है। भरा हुआ बता दिए, खाली जगह निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? 68% कह रहा है ये, तो 100% में से 68 घटा दीजिएगा। तो मतलब कि वॉइड अगर पूछे आपसे, यानी वॉइड खाली जगह पूछे, तो देखिए खाली जगह आपको अगर बताना है तो जरा सुनिएगा। खाली जगह अगर बताना है तो कहिएगा बीसीसी में 100 माइनस भरा हुआ जगह, माने पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया, ये हो जाएगा 32% बीसीसी। अच्छा, उसके बाद एससीसी क्या है, एससीसी, तो 100 माइनस एससीसी का कितना भरा था, 52%, तो हई हो गया 48%। आमतौर पर ना ये 52.4 भी लिखता है, तो जनरल मान लेते हैं उसको। अच्छा, एफसीसी में अगर पूछे आपसे तो आप कहिएगा 100 माइनस कितना था, 74, तो 74 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 26%। मतलब ना कि बीसीसी में 32, एससीसी में 48 और एफसीसी में 26%। तो जवाब आपका क्या होना चाहिए, बीसीसी कह रहा है, तब 32% सही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये ना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, माने प्रगुणन क्षमता कितनी होती है। एक पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर हमने वीडियो भी पार्टिकुलर बना दिया है, सॉलिड स्टेट और लॉकडाउन में का ही बनाया था हमने, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, या ऐसे भी आप सर्च करिएगा पैकिंग एफिशिएंसी वीवो केमिस्ट्री, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, ये आपका 3 क्वेश्चन, इसमें 3 जवाब भी हो गए, ये आपका सही जवाब भी हो गया क्वेश्चन का। तो चलिए अब इसके आगे ना 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनिए क्या कहता है, कहता है कि एक धातु का रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन एचसीपी संरचना में होता है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है। तो धातु का CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम या एटम के चारों तरफ जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक बात यह है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप अगर बीच में हैं और आपके चारों तरफ 4 आदमी मौजूद हैं और आपका बॉडी टच किए हुए हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो आपका जवाब क्या होगा, 4।
कितना होगा 4। उसी तरीके से HCP संरचना में जो एटम्स होते हैं वो ना पहले नीचे 6, ऊपर पहले नीचे 4, फिर ऊपर 4, फिर साइड में और फिर ऊपर ऊपर, मतलब ना टोटल 12 परमाणु उसको घेर करके चारों तरफ से रखते हैं। तो हम देखते हैं, अच्छा उसके लिए 12 परमाणु घेर करके रखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक और ट्रिक आपको बताते हैं। हमने एक ट्रिक बता रखा है, लॉजिकल ट्रिक है जो मेरे द्वारा बनाया गया था, और ना कई लोग उसको अप्रिसिएट भी करते हैं, बोलते हैं अच्छा ट्रिक है। जो सबसे ज्यादा व्यू इस टाइम अभी मेरे चैनल पे है उसी वीडियो का, आप जैसी वीडियो लिस्ट में जाइएगा या चैनल पर जाइएगा तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें लिखा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रिक का बाप। वो अगर आप देख लेते हैं तो सॉलिड स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा ना आप बना पाएंगे, बशर्ते वह BCC का हो, HCC का हो, SCC का हो, FCC का हो, या CCP या HCP जो कह लो आप। अब सुनिए, जैसी संरचना HCP की होती है वैसी संरचना CCP की होती है और वैसी संरचना FCC की होती है। तो जरा ध्यान देना, हमने इसमें बताया था कि FABCD में 6 नंबर पर आता है, CABCD गिनिएगा ABC तो तीसरे नंबर पर आ गया 3 नंबर पे, यह C कितने नंबर पे 3 नंबर पे, फिर C 3 नंबर पे, सबको जोड़ दीजिए कितना आ गया 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। ये मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है, ठीक है। वीडियो जो मिलेगा आपको वो बिल्कुल चैनल के लोगों पर क्लिक करिएगा तो सबसे पहले वो वीडियो आएगा, नहीं तो आप सर्च करिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर वीवो केमिस्ट्री, तो 2-3 वीडियो आएगा जिसमें ट्रिक का बाप जो लिखा होगा ना वही वीडियो आप देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन योगशील केंद्र स्नेही निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करना चाहिए और एडिशन होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके वैसा स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जैसे OH- है, CN- है ना, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। तो अब जरा सुनिए, ये कंपाउंड दिया क्या क्या है। ये कह रहा है एसीटोन, ये एसिटल्डिहाइड, ये है एसिटोफिनॉन, ये है बाईफिनाइल कीटोन। तो आप इसको डाईफिनाइल या बाईफिनाइल दोनों लिख सकते हैं। इसको डाईफिनाइल कीटोन लिखते हैं, इसको एसिटल्डिहाइड लिखते हैं, एसिटल डिहाइड लिखते हैं। ये एसीटोन है और इसी एसीटोन और अल्कोहल के मिक्सचर से हम लिख रहे हैं ये एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन है। जरा सुनिए, हमेशा जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो इन 4 ऑप्शंस के हिसाब से एसिटल्डिहाइड उसके लिए बेहतर ऑप्शन होता है कि आसानी से अटैकिंग रिएजेंट कोई भी हो, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो, आकर के आसानी से यहां रिएक्शन कर सके, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके। तो यहां हाइड्रोजन को रिप्लेस तो करता नहीं है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तोड़ता है और अल्कोहल का निर्माण कर लेता है। तो OH आकर के जुड़ सकता है यहां। तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये एक क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेहतर होती है। तो चलिए इसके आगे 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल, अब बिल्कुल हम लोग करीब आ चुके हैं, 2018 खत्म कर चुके हैं लगभग, और 2-3 सवाल बचे हैं। तो अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिल सके। और 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इच्छा जगे कि हाँ भाई हमको व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी ग्रुप पे शेयर करना चाहिए, फेसबुक वगैरह पे, तो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके अलावा हम आपसे और कुछ डिमांड नहीं करेंगे।
कह रहा है सवाल कि कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, अधिक Ki डालने पर, अधिक मात्रा में Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप क्या है, तो जरा सुनिए। जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को डालते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड को जैसे हम लोग डालते हैं तो ये बनाता क्या है, सबसे पहले तो Cu2I2 क्यूप्रस आयोडाइड बनाता है। इसको ऐसे लिखते हैं क्यूप्रस आयोडाइड। उसके बाद आयोडीन बनाता है और आयोडीन के बाद पोटेशियम सल्फेट बनाता है। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब रिएक्शन बैलेंस है तो आपको क्या क्या मिला जी, क्यूप्रस आयोडाइड Cu2I2, और ये ना प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप होता है जिसका कलर व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट यानी उजला, सफेद, श्वेत। तो सवाल में कह क्या रहा है, जरा चेक करिए। पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब कि Cu2I2 प्राप्त होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। कई किताब ना क्या करता है, ऑप्शंस में Cu2I2 प्लस I2 भी लिखता है, तो उसको भी लिखा जा सकता है अगर ऑप्शन देता है तो। चलिए अब 33 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए, कहता है बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था इनमें से कौन है, +3, +5, +3, +5 दोनों की कोई नहीं। मतलब बिस्मथ का ना ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है जो स्टेबल होता है। तो सुनिए, बिस्मथ सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करता है या ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो वह होता है +3। आमतौर पर +5 भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन +5 जो होता है ये स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए +3 इसका सही जवाब होगा। आमतौर पर जितने कंपाउंड होते हैं पूछा भी जाता है कि बताइए बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट महत्तम प्रदर्शित करता है लेकिन +5 नहीं, क्यों? तो केवल और केवल वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण, और कोई कारण नहीं है, केवल डी ऑर्बिटल के कारण। तो अब ना इसके आगे 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसका सही जवाब क्या होगा, +3। तो इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन करने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? देखिए, उष्णीय मतलब उष्मा देना और विघटन मतलब तोड़ना। तो सुनिए, पहला कह रहा है NaNO3 और कह रहा है ना कि रंगहीन गैस मुक्त करता है। तो रंगहीन गैस ऑक्सीजन हो सकता है, सब नाइट्रेट सब में है, तो नाइट्रेट को तोड़ते हैं तो नाइट्राइट बनता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनता है, तो सब में तो है। लेकिन बेरियम का नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं होता, मर्क्यूरिक नाइट्रेट कभी भी नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं होता, कॉपर नाइट्राइट कभी कन्वर्ट नहीं होता, नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऑप्शन तो यही दिख रहा है, लेकिन जरा चेक कर लेते हैं। पहले ही हम लगा देते हैं क्योंकि ना कॉन्फिडेंस है इसलिए, क्योंकि ये ना टूटते नहीं है, ये टूटता है। जैसे CaCO3, पहले आपको एग्जांपल समझा देते हैं। देखिए, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसको अगर आप उष्मा दे करके तोड़ रहे हैं तो ये क्या बनता है, पहले अपना ये धातु का ऑक्साइड बना लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ये भी कलरलेस होता है, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जरा हम बात करते हैं किसके ऑप्शंस में दिए गए, जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनकी। तो सबसे पहले NaNO3 दिया गया है, तो जरा देखिए, इसको अगर गर्म करते हैं ना तो ये सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट में टूटता है। पहले NO3 था, अब NO2 हो गया है, तो सोडियम नाइट्राइट है। नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, अब जरा सुनिए,
और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसी को चिली साल्टपीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब जरा सुनिए। और उसके बाद क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है, जो कैसा होता है, कलरलेस, यानी कि रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो इधर आप अगर मान के चलिए 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, तो 2 दूना का 4, 2 6, ठीक है, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। तो ये कलरलेस है, तो कौन सा गैस, रंगहीन गैस मुक्त हो रहा है, तो रंगहीन गैस मुक्त हो रहा है इधर। इसको कलरलेस को हिंदी में क्या कहते हैं, कहते हैं रंगहीन। समझ में आ गया होगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। चलिए अब लास्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए इस वीडियो का आखिरी सवाल, और 2018 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये यहीं समाप्त होता है। तो आखिरी सवाल पहले देख लेते हैं कि क्या है भाई। ठंड तो बहुत ज्यादा है, एकदम बॉडी ना एकदम ठंडा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए भाई इतना तो करना पड़ेगा, आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं तो। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल, वॉइड और अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि चतुष्फलकीय वॉइड क्या होता है और अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, तब तो जवाब नहीं दे पाइएगा। वॉइड के बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था लॉकडाउन में ही। वॉइड विवो केमिस्ट्री आप सर्च करिएगा तो वीडियो आ जाएगा, वहां से आप पूरा डिटेल चेकआउट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको केवल बता देते हैं कि कौन कौन सा, मतलब किसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, किसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो सुनिए जरा, जब भी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय वॉइड की बात होगी तो हमेशा HCP उसका परफेक्ट एग्जांपल है, और जब भी अष्टफलकीय वॉइड की बात होगी, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात होगी, तो CCP उसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा, HCP और CCP। इसमें होता है टेट्राहेड्रल और इसमें होता है ऑक्टाहेड्रल। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, और इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। यानी कि इसमें पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इसमें पाया जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 2019 के वीडियो के साथ या 2 नंबर 5 नंबर के वीडियो के साथ। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारा तो भाई स्वस्थ और मस्त दोनों खराब है। स्वास्थ्य तो बिल्कुल खराब है और मस्त तो बिल्कुल नहीं रह रहे हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।